हाय, दिस इज़ निशान चौहान। लास्ट लेक्चर में हमने गॉस थ्योरम की बात करी थी। गॉस लॉ का स्टेटमेंट हमने जाना, जिसमें हमने पढ़ा क्या कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है चार्ज एनक्लोज के। अब उसके अलावा हमने गॉस थ्योरम के लिए आपका फॉर्मूला भी कैलकुलेट करे थे। मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्या कि फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर एंड विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो चार्ज एनक्लोज होता है वो गॉसियन सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज एनक्लोज होता है। क्या होता है? टोटल चार्ज एनक्लोज। अब अगर आपसे मैं कहूँ कि एक मेरे पास स्फेरिकल सरफेस है और इस पर चार्ज कितना है, यहाँ पर क्यू है चार्ज, तो ऐसे सिचुएशन में जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? टोटल चार्ज दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी सिचुएशन को चेंज करते हैं, वही क्लोज सरफेस है, एक चार्ज है प्लस क्यू और एक चार्ज है माइनस टू क्यू। कितना है? माइनस टू क्यू। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा? टोटल चार्ज कितना है आपका? क्यू माइनस टू क्यू, क्योंकि एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है चार्ज, तो आप सिंपली ऐड करेंगे डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आ जाएगा? माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स इस केस में तो पॉजिटिव फ्लक्स मिला आपको और इस केस में कैसे मिला आपको? निगेटिव फ्लक्स मिला। कैसा फ्लक्स मिला आपको इस केस में? निगेटिव फ्लक्स मिला। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि एक क्यूब है, क्या है हमारे पास? एक क्यूब है, तो उस क्यूब के सेंटर पर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो वो इस क्यूबिकल शेप में एनक्लोज्ड है। वो क्या है? इस क्यूबिकल शेप में एनक्लोज है चार्ज। तो जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पूरे के पूरे 6 फेज की वजह से हो गया। अगर मैं कहूँ एक फेज की वजह से बताओ, तो एक फेज की वजह से कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन 1/6 हो जाएगा, 1/6 एप्सिलॉन नॉट। अगर मुझसे कोई कहे कि दो फेज की वजह से बताओ, तो कितना हो जाएगा? 2q/6 एप्सिलॉन नॉट। तीन फेज की वजह से पूछे तो 3q/6 एप्सिलॉन नॉट। चार फेज की वजह से पूछे तो 4q/6 एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से पांच फेज के लिए पूछेगा तो 5q/6 एप्सिलॉन नॉट। और अगर आपके छः के छः फेजेस के लिए पूछ लेगा तो फिर से कितना आ जाएगा? q/एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? अब हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। अगर चार्ज एनक्लोज हमें पता है तो फ्लक्स कैलकुलेशन के लिए हम डायरेक्ट गॉस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? टोटल चार्ज एनक्लोज को फाइंड करके। ठीक है, नाउ आगे बात करते हैं इसमें। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1.11, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन अ फिगर 1.27 ई एक्स इक्वल एल्फा एक्स पावर 1/2 ई वाई ई जेड जीरो। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन क्या है? किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की है। ठीक है, ये किसकी डायरेक्शन है? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। नाउ क्या क्या गिवन है आपको? गिवन है अल्फा की वैल्यू गिवन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, साथ साथ चार्ज विद इन द क्यूब। तो अगर आप फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद चार्ज कैलकुलेट करने के लिए आप गॉस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो देखो हमने ये डायग्राम देखी ध्यान से, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो जो फ्लक्स कैलकुलेट होगा वो या तो इस फेस की वजह से, लेफ्ट फेस की वजह से, या राइट फेस की वजह से। बाकी फेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की वजह से परपेंडिकुलर होंगे, उनके एरिया वेक्टर जो होंगे, जिसकी वजह से उनका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। और वैसे क्वेश्चन में गिवन भी है कि वाई और जेड एक्सिस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो है। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें लेफ्ट सर्फिस के लिए और राइट सर्फिस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम देखते हैं, देखिए यहाँ से फॉर्मूला लगाया फाई इक्वल्स टू ई डॉट डेल्टा एस लेफ्ट सर्फिस के लिए। लेफ्ट सर्फिस कितनी डिस्टेंस पर है? यहाँ से यहाँ तक ए डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर है? ए डिस्टेंस पर लेफ्ट सर्फिस है आपकी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो देखो कितना है जनरली फॉर्मूला? ए अल्फा एक्स की पावर 1/2, तो एक्स की जगह कितना आ गया? ए आ गया, क्योंकि ए डिस्टेंस पर है। ऐसे ही जब राइट सर्फिस की बात करेंगे तो ए में ये वाली ए और ऐड हो जाएगी, तो कितनी डिस्टेंस पर हो जाएगा? 2a डिस्टेंस पर। तो राइट सर्फिस के लिए कितना आ गया? अल्फा एक्स की जगह आ गया आपका 2a की पावर कितनी? 1/2। अब बात करते हैं लेफ्ट सर्फिस के लिए फ्लक्स। तो देखो आप देख सकते हैं लेफ्ट सर्फिस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। दोनों क्या? एक दूसरे के अपोजिट। तो थीटा कितना बनेगा यहाँ पर? थीटा बनेगा आपका कितना? 180 डिग्री का। थीटा कितने डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का। ठीक है, तो देखो ये कितना हो गया? यहाँ से हम देख सकते हैं
180 cos 180 रखेंगे, थीटा 180 डिग्री का, cos 180 रखेंगे, cos 180 की वैल्यू कितनी थी -1, तो ये कितना गया माइनस के EL टाइम्स ऑफ डेल्टा एस, एक कंडीशन। अब अगर बात करें ये फेस की, तो ये फेस क्या है अपने आप में एक स्क्वायर है, तो इसका जो एरिया होगा, इस स्क्वायर का जो एरिया होगा क्या होता है साइड का स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा लेफ्ट साइड में -EL A²। राइट साइड की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा ये थीटा जीरो, क्यों हो जाएगा जीरो, तो देख सकते हैं नॉर्मल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा कितना हो गया 0 डिग्री हो गया, तो वो कितना आ गया फ्लक्स राइट साइड के लिए ER टाइम्स ऑफ A²। तो नेट फ्लक्स निकालने के लिए अब क्या करेंगे हम दोनों को ऐड करेंगे, तो हमने क्या करा राइट साइड और लेफ्ट साइड का फ्लक्स ऐड करा, वैल्यू पुट करी ER माइनस EL दोनों की वैल्यू पुट करी, और हमारे पास फ्लक्स कितना आ गया अल्फा A की पावर 5/2 √2 - 1। यहाँ पर A की वैल्यू रखी 0.1 क्वेश्चन में गिवन है, ऑन कैलकुलेशन बाय कैलकुलेटर ये आपका कितना जाएगा 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका आ गया फ्लक्स, ये क्या कैलकुलेट हो गया आपका फ्लक्स। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको चार्ज और कैलकुलेट करना है, तो हम गॉस थ्योरम जानते हैं फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से चार्ज कितना आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कराई और ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स and with uniform with the same magnitude but in negative x direction for negative x. It is given that E equal 200 I cap Newton per coulomb, x greater than 0 that is positive x के लिए, और negative x के लिए कितना है माइनस के 200 I cap. A right circular cylinder of length 20 cm, radius 5 cm has its center at the origin and its axis along x-axis so that one face at x equal to plus 10 cm and other is x equal to minus 10 cm. तो पहले डायग्राम समझ लेते हैं। देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से डायग्राम है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, और इसके अलावा इस ओरिजिन से एक फेस प्लस 10 सेंटीमीटर पे और एक फेस किधर है -10 सेंटीमीटर पे है। लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ है, राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है। एरिया वेक्टर इसका ये चला गया, इसका एरिया वेक्टर ये चला गया, और जो कर्व सरफेस की बात करेंगे कर्व सरफेस पे जो एरिया वेक्टर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। और आप सब जानते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा तो उस सिचुएशन में फ्लक्स कितना देगा वो 0 देगा, उस सिचुएशन में फ्लक्स कितना देगा 0 देगा, क्योंकि थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आपसे, पूछा व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस, नेट आउटवर्ड फ्लक्स, साथ साथ पूछा गया है आउटवर्ड फ्लक्स फ्रॉम द सिलेंडर, और साथ साथ नेट चार्ज पूछा गया है आपसे, और इज द फ्लक्स इनसाइड द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर से भी पूछा गया आपसे। वन बाय वन बात करते हैं। पहला पूछा गया है नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस, तो देखो यहाँ से वी कैन सी फ्रॉम द फिगर दैट ई डेल्टा एस आर सेम पैरेलल। आप क्या देख सकते हैं दोनों फ्लैट फेसेस के लिए, फ्लैट फेसेस कौन से, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। तो हमने क्या करा देखो ध्यान से, लेफ्ट सर्फेस के लिए निकाला ई डॉट डेल्टा एस, तो लेफ्ट सर्फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव में था तो कितना हो गया माइनस की 200 आई कैप डॉट डेल्टा एस, वैल्यू पुट करी आई कैप डॉट डेल्टा एस, वैल्यू सॉल्व करें माइनस के डेल्टा एस आ गया, माइनस के डेल्टा एस को यहाँ पुट करा माइनस माइनस प्लस हो गया, और चूंकि ये क्या है एक सर्कुलर शेप ले रहा है तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr², तो इसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, जिसे आपने मीटर में कन्वर्ट करके πr² ला के एरिया निकाला। कैलकुलेशन करने के बाद आपका फ्लक्स आ गया लेफ्ट सर्फेस पर। अब ध्यान से देखेंगे जितना इस तरफ है रेडियस इतना ही इस तरफ रेडियस है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है मैग्नीट्यूड वाइज, तो ऑब्वियसली राइट फेस पे फ्लक्स कितना आएगा आपका सेम आएगा, कितना आएगा सेम आएगा 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है देखते हैं ध्यान से। सेकंड पार्ट में पूछा गया व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, साइड की हेल्प से हमने क्या बताया आपको कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो साइड वाले केस में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर पूछा गया नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, तो देखिए ध्यान से यहाँ का फ्लक्स पता चल गया, इधर का फ्लक्स पता चल गया, इधर का फ्लक्स पता चल गया, तीनों फ्लक्स को क्या कर दिया हमने ऐड कर दिया, ये क्या आ गया हमारा नेट आउटवर्ड फ्लक्स आ गया। एंड द लास्ट वन इज आपसे पूछा गया चार्ज, जब आपको फ्लक्स पता चल गया तो आप क्या अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, और गॉस थ्योरम क्या कहती है φ=q/ε0, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी ε0 टाइम्स ऑफ फाई, दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे आपका चार्ज कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ की एप्लीकेशंस अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, जिसे मैं आपको अलग से जाइड बोर्ड पे समझाता हूँ, देखिए ध्यान से। आपसे बोला है यूनिफॉर्मली चार्ज
स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले एक वायर बना लेते हैं। मान लीजिए वायर यूनिफॉर्मली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज वायर है ये, ऐसा बोल देते हैं, ठीक है। कैसी है ये? पॉजिटिवली चार्ज, ठीक। अब बात करते हैं सबसे पहले, जो भी आपकी रेगुलर सरफेस होगी तो उसके लिए सबसे पहले आपको गॉसियन सरफेस का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, इस पॉजिटिव चार्ज वायर के लिए जो गॉसियन सरफेस का फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगी आपकी? सिलिंड्रिकल। कैसी होगी? सिलिंड्रिकल। तो ये हमने यहाँ पर सिलिंड्रिकल वायर का फॉर्मेशन कर दिया, ये आपकी सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बन गई। कैसी गॉसियन सरफेस बन गई? सिलिंड्रिकल, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसके 3 फेस हो गए, एक फेस, दूसरा फेस और तीसरा फेस। तीनों फेसेस के लिए बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो पॉजिटिव से आउटवर्ड ही रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से आउटवर्ड रहेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से आउटवर्ड रहेगी। इस वाले फेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ ऐसे जाएगा, इस वाले फेस का एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा, और इस वाले फेस का एरिया वेक्टर किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो मैं इन्हें नाम दे देता हूँ, इसे स्मॉल एरिया को जो हमने कंसिडर करा है DS1 बोल देते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इसे क्या बोल देते हैं? DS2 बोल देते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और इसे क्या बोल देते हैं? ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही आपका, ये क्या हो गया? DS3 हो गया। आप क्या देख रहे हैं? DS3 और DS1 कितना एंगल बना रहे हैं आपका? 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में? 0 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है? 0 डिग्री का। तो अब 1 बाय 1 हम बात करेंगे फ्लक्स की। देखिए ध्यान से, हमें निकालना है क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और इसे हमने किसके इक्वल पढ़ा है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल भी पढ़ा है, ठीक है। ये हमने पढ़ा है, तो हम इसका यूज़ करेंगे गॉस थ्योरम का। आप अगर ध्यान से देखिए तो इस फ्लक्स को, ये क्लोज सर्फिस की बात हुई है, लेकिन अब अगर हम बात करें तो हम इसे ओपन सर्फिस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में ब्रेक करके। तो जैसे ही हम ब्रेक करेंगे तो ये हो गए फर्स्ट ई वेक्टर डॉट DS1 वेक्टर प्लस सेकेंड ई वेक्टर डॉट DS2 वेक्टर और प्लस थर्ड ई वेक्टर डॉट DS3 वेक्टर, ठीक है। और इज इक्वल टू कितना चल रहा है आपका? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना चल रहा है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं कहूँ जो वायर है इसकी लेंथ L है, अगर मैं कहूँ आपसे जो वायर है इसकी लेंथ L है, चार्ज Q है, तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कितना हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ कितनी हो जाएगी? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से Q की जगह हम क्या रख सकते हैं? लैम्डा टाइम्स ऑफ L। तो हम Q की जगह क्या रख देंगे? लैम्डा टाइम्स ऑफ L रख देंगे। आप अगर ध्यान से देखें तो फर्स्ट वाले केस में 90 डिग्री का एंगल है, कितने डिग्री? 90 डिग्री का। तो E डॉट DS1 कैसे ओपन होगा? E DS1 cos 90, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये कितना दे देगा आपको? 0 दे देगा। ऐसे ही थर्ड वाले केस में आ जाओ, थर्ड वाले केस में भी कितना है आपका? 90 डिग्री का एंगल है, तो ये भी कितना देगा आपको? वैल्यू 0 देगा। तो बचेगा क्या? केवल 0 प्लस केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ये बचेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बचेगा? ये EDS2 और साथ साथ कितना? cos 0 प्लस, और ये आपका 0। क्यों 0? क्योंकि थीटा कितना है आपका? 0 डिग्री है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो E इंटीग्रेशन में क्या बचेगा? केवल DS2 बचेगा। इस इक्वल टू कितना आ गया? Q की जगह क्या रख दिया था हमने? Q की जगह हम पुट कर देंगे लैम्डा टाइम्स ऑफ L। ये थोड़ा सा मैंने मिसप्रिंट कर दिया, देखिए इससे कर देते हैं। Q की जगह क्या रखेंगे? लैम्डा टाइम्स ऑफ L, तो हो जाएगा लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा? लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, इसे लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रहेगा। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं। L लेंथ का सिलेंडर है, R उसकी रेडियस है। L लेंथ का सिलेंडर है, R उसकी रेडियस है, तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2πRL। तो ऐसे ही DS2 का इधर क्या आ जाएगा? टोटल एरिया 2πR इंटू L इज इक्वल टू कितना हो गया? लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना हो गया? लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। L से L कैंसिल हो गया, और जब L से L कैंसिल हो गया तो E की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट R। कितनी आ गई की वैल्यू? लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट R। जब भी इस फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आए तो याद रखेंगे कि आप हमेशा 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कराने के बाद ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। उससे आसानी ये होगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हैं, आपको इंडिविजुअल वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। अब NCERT में देख लेते हैं इसे हम। देखिए ध्यान से, इस तरीके से आपने इन्होंने वायर कंसिडर कर रखी है, पॉजिटिव चार्ज वायर, सिलेंड्रिकल सर्फेस बनाई, 3 फेसेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों फेसेस के लिए। फिर आगे बात करी किसकी? देखिए
चूंकि दो फेसेस तो परपेंडिकुलर है उनके लिए जीरो हो जाएगा, एक फेस के लिए कैलकुलेट करा, फाइनल फॉर्मूला कितना आ गया, ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया। डायरेक्शन इंडिकेट करोगे तो एन कैप को डायरेक्शन मान लो और वेक्टर फॉर्म में कितना आ जाएगा, ये ई इज इक्वल टू 2 पाई ई वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और साथ साथ कितना आपका एन कैप, ये आपका वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, वेयर एन कैप इज द रेडियल यूनिट वेक्टर इन द प्लेन नॉर्मल टू द वायर पासिंग थ्रू द पॉइंट, E is directed outward if lambda is positive, inward is lambda is negative। तो देखिए याद रखेंगे, अगर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्यों होगी, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव होगा, इसकी वजह से फील्ड लाइंस जो होगी वो आउटवर्ड होगी, फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, आउटवर्ड होगी। अगर वो निगेटिव है तो फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, इनवर्ड होगी, और फील्ड लाइंस कैसी होंगी आपकी, इनवर्ड होंगी। नोट दैट व्हेन वी राइट ए वेक्टर ए एज ए स्केलर मल्टीप्लाइड बाय ए यूनिट वेक्टर एज ए कैप, द स्केलर ए इज एल्जेब्रिक नंबर। तो हम पता है कि जब अगर हम इस तरीके से फॉर्मेट में लिखते हैं तो ए क्या होता है आपका, एक एल्जेब्रिक नंबर होता है। इट कैन बी निगेटिव और पॉजिटिव, वो निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। द डायरेक्शन ऑफ ए विल बी द सेम एज दैट ऑफ द यूनिट वेक्टर ए कैप। तो डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगी, ए कैप पे डिपेंड करेगी। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है एंड अपोजिट टू ए कैप, कब, जब ए की वैल्यू क्या होगी, लेस देन जीरो होगी। when we want to restrict to non-negative values we use the symbol magnitude। अगर आपको नॉन नेगेटिव वैल्यूज लेनी तो आप क्या यूज करें, मैग्नीट्यूड का यूज करें। दस द मैग्नीट्यूड ऑफ ए या मॉडुलस ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ऑल्सो नोट दैट थ्रो ओनली द चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस क्यू एल वॉज इंक्लूड अबव। हम क्या देख सकते हैं, ये किसकी जगह रखा था, लैम्डा टाइम्स ऑफ एल, हमने जो भी चार्ज एनक्लोज था, जो भी क्या था आपका चार्ज एनक्लोज क्यू था उसकी जगह रखा था हमने। द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज ड्यू टू द चार्ज ऑन द एंटायर वायर, हमने कैलकुलेट करा। Further, the assumption that the wire is infinite long is crucial. Without this assumption, we cannot take E to be normal to the curved part of the cylindrical Gaussian surface। इस assumption को माने बिना हम क्या नहीं मान सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉर्मल टू द कर्व पार्ट ऑफ द cylindrical Gaussian surface कंसिडर नहीं कर लेंगे। However, equation 1.32 is approximately true for electric field around the central portion of a long wire where the end effects may be इग्नोर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होकर गया ये किसके लिए है आपका, लॉन्ग वायर के लिए हमने कैलकुलेट करा है, जहाँ पर एंड का इफेक्ट क्या है, इग्नोर कर रखा है हमने। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पहली एप्लीकेशन हुई। आगे दो एप्लीकेशंस और पढ़ेंगे हम इससे रिलेटेड, फिर कुछ क्वेश्चंस जानेंगे और फिर हमारा चैप्टर फिनिश होगा। उसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।